सॉलिबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि सॉलिबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में। अब सॉलिबिलिटी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे का हम लोग का इसका केस एनालिसिस देखना है। अलग अलग आपको इसका मेनली 3 केस देखते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे, और तीसरा और सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो टॉपिक है वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यदि आप इसमें सवाल का एनालिसिस करें सीबीएसई बोर्ड की या कोई भी फर्दर कंपटीशन की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से और समझिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिबिलिटी के बारे में जो पढ़े थे, एक बार दोहरा रहे हैं फिर से। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम amount of solute dissolve in particular or specified amount of solvent at particular temperature, particular temperature पे जो स्पेसिफाइड अमाउंट है आपको पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको कहा जाता है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है आपको 3 फैक्टर पे। सॉलिबिलिटी जो हम लोग का टर्म है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर आप कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो आपको हम लोग इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी, ये टॉपिक आपको बॉन्डिंग से रिलेटेड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी जानेंगे। तो सॉलिबिलिटी के बारे में कह सकते हैं कि 3 चीज पे डिपेंड करता है, मतलब सॉलिबिलिटी जो है डिपेंड्स अपॉन पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा प्रेशर। 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, 3 फैक्टर पे। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आपको इसमें लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी, मतलब सबसे पहले इसमें हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में पढ़ेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। तो लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी आपको सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि जैसा सॉल्यूट होगा, जैसा सॉल्यूट करने का मतलब जो जैसा होगा वैसा में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी मतलब सिंपल, जो जैसा है वो वैसा में ही घुलेगा। आप देखे होंगे कि प्रायः जो मतलब फ्रेंड सर्किल आपके होते हैं वो आप ही की तरह होते हैं। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप देखते होंगे कि यदि आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपका हमेशा कोशिश रहता है कि आपका फ्रेंड सर्किल भी अच्छा हो, यानी कि जो जैसा है वैसा में ही घुलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर टेम्परेचर और प्रेशर पे आएंगे। टेम्परेचर और प्रेशर इंडिविजुअली पढ़ेंगे, मतलब आपको अलग अलग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, फिर हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी कहता है कि जो जैसा होगा वो वैसा में डिसॉल्व करेगा।
मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ सेम और सिमिलर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन डिजॉल्व इन each other, like dissolve like theory। इसका कहना है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ सेम और सिमिलर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन डिजॉल्व इन each other। लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ सेम और सिमिलर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन डिजॉल्व इन इच अदर। सेम या फिर सिमिलर, मतलब एक जैसा सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में सेम या सिमिलर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन हो तभी वो डिजॉल्व होता है। मतलब यदि आपका सॉल्यूट जैसा है वैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब दोनों सिमिलर होना चाहिए तभी डिजॉल्व होगा। तो कहेंगे इस तरह से हम लोग कहेंगे सॉल्यूट यदि नॉन पोलर है या फिर पोलर है या फिर आयनिक है, मतलब सॉल्यूट हमारा यदि नॉन पोलर है या पोलर है या आयनिक है तो सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, लेकिन पोलर या आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब यदि हम सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट कह सकते हैं कि डिसॉल्व इन नॉन पोलर। ये पोलर है तो कहेंगे डिसॉल्व इन पोलर, और इसको कहेंगे डिसॉल्व इन पोलर और आयनिक। ये देखिए फिर समझिए इसको, यदि सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी हमारा नॉन पोलर होगा तभी घुलेगा, पोलर या आयनिक होगा तो नहीं घुलेगा। सॉल्यूट हमारा यदि नॉन पोलर है, सॉल्यूट हमारा यदि पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर ही होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूट हमारा यदि आयनिक है तो वो पोलर और आयनिक दोनों सॉल्वेंट में घुल सकता है। ये तीसरा वाला जो पॉइंट है उसको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि आप NaCl लिए तो NaCl वाटर में भी डिसॉल्व करता है, और आपको आयनिक कोई हम सॉल्वेंट लेंगे उसमें भी डिसॉल्व करेगा। NaCl जो एक आयनिक सॉल्यूट है वो वाटर में डिसॉल्व करता है, जबकि वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है वो आयनिक नहीं है, पोलर है, लेकिन फिर भी घुलता है। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, फिर से सुन लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और आयनिक पोलर और आयनिक दोनों सॉल्वेंट में घुलेगा। जैसे कि NaCl यदि हम एग्जांपल लिए, NaCl आयनिक है, आयनिक सॉल्यूट है, वाटर में डिसॉल्व करता है लेकिन ऑयल में नहीं डिसॉल्व करता है। जैसे हम NaCl लिए, NaCl हमारा आयनिक है, आयनिक सॉल्यूट, ये डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व इन वाटर जो पोलर है। मतलब NaCl आयनिक सॉल्यूट हमारा पोलर वाटर में डिसॉल्व करता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो सिमिलर सा रीजन है। देखिए NaCl के बारे में जब हम देखते हैं, मतलब कोई भी आयनिक सॉल्यूट जैसे NaCl ही तो Na+Cl- चार्ज, वाटर जो है इस पे भी चार्ज आता है। मतलब वाटर पे आप हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, इस तरह से। मतलब वाटर में डाइपोल ये जो बन रहा है इसको कहा जाता है डाइपोल। डाई मतलब दो और पोल मतलब चार्ज, मतलब दो चार्ज डेवलप हो रहे हैं, एक इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, यानी कि दो तरह का चार्ज इस पे डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको डाइपोल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि पानी में नमक क्यों घुलता है? तो वाटर जो हमारा है इसमें डाइपोल डेवलप हो रहा है। डाइपोल डेवलप होने की वजह से इसमें
आपको ये डिसॉल्व होता है। तो यहां पे इस वाटर को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, डेल प्लस डेल माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो डाइपोल बन रहा है इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब जब Na प्लस को हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो Na प्लस में जैसा कि देख रहे हैं कि एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है। तो देखिए इस तरह से घुलता है नमक पानी में। Na प्लस जिस पे प्लस चार्ज है, इसके चारों ओर वाटर का माइनस चार्ज आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है कभी भी, ये माइनस ये प्लस। तो इस तरह से Na प्लस को वाटर का माइनस वाला पोल चारों ओर घेर लेता है। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट Cl माइनस पे। Cl माइनस के चारों ओर वाटर का प्लस पोल आ जाता है इस तरह से, और इस तरह से नमक पानी में डिसॉल्व होता है। नमक जब भी हम लोग पानी में घोलते हैं Na प्लस अलग हो जाता है, और Na प्लस अलग होने की वजह से ही डिहाइड्रेशन के दौरान जब शरीर में Na प्लस की कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि आप पानी में नमक घोल करके पीजिए, क्योंकि नमक घोलने के बाद Na प्लस जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग हो गया, और ये Na प्लस जो आपके पानी के साथ आपके शरीर में जाएगा वो डिहाइड्रेशन के दौरान जो Na प्लस लॉस हुआ है उसको बैलेंस करता है। तो इस अब हम लोग मेन जो हम लोग का ये पॉइंट था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होगा वैसा में घुलेगा। तो यहां थोड़ा सा गौर कीजिए कि आयनिक NaCl है, लेकिन वाटर जो पोलर है उसमें घुल रहा है। यहां घुलने के पीछे फैक्ट क्या है कि वाटर हमारा पोलर है, और पोलर होने की वजह से चार्ज आ रहा है, बट नॉट कंप्लीटली इट पार्शियल चार्ज, बट चार्ज तो एपियर हो रहा है, पार्शियल ही सही एपियर तो हो रहा है। यहां कंप्लीट चार्ज है, यानी कि दोनों सिमिलर नेचर का, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक पे कंप्लीट चार्ज और दूसरे पे पार्शियल चार्ज, मतलब एक कंप्लीट बदमाश है और दूसरा छोटा मोटा बदमाश है, बट बोथ आर सेम। मतलब एक छोटा मोटा मतलब क्रिमिनल और दूसरा एक बड़ा क्रिमिनल। ये चार्ज तो आया, ऐसा तो नहीं कि चार्ज नहीं आया, चार्ज तो दोनों पे आ रहा है, इसीलिए नमक पानी में घुलता है, लेकिन ऑयल में नहीं घुलता है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि जब दो चीज घुलता है आपस में तो वो दोनों में एक ही जैसा बॉन्डिंग, एक ही जैसा इंटरेक्शन होता है। जैसे यदि आप पेट्रोल लें तो पेट्रोल में केरोसिन की मिलावट की जाती है, पानी की नहीं, इसीलिए क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन एक जैसे होते हैं, एक जैसा फोर्स होता है, दोनों नॉन पोलर है। वैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है। आप देखते होंगे कि आप घर में यदि पेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो पेंट का जब भी इस्तेमाल करते हैं पेंट जो होता है वो आपको नॉन पोलर होता है, और उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ऑयल, मतलब ऑयल से उसको आप हटा सकते हैं, चाहे केरोसिन ऑयल हो या फिर मतलब कोई भी, पानी से नहीं हटा सकते हैं। आप देखते होंगे कि यदि दीपावली के दौरान जो घर में पुचारा वगैरह होता है, पेंट का इस्तेमाल होता है, उसको हटाने के लिए स्प्रिट का, केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का नहीं, क्योंकि पानी में ऑयल कभी नहीं घुलता है। आप ये सब्जी की ही बात करें तो सब्जी में नमक घुलता है पानी की वजह से, ऑयल की वजह से नहीं, कभी नहीं। ऑयल में कभी भी नमक घुल ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है और नमक आयनिक है। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को। अब आते हैं हम लोग वाटर के बारे में, थोड़ा सा वाटर का एनालिसिस और करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ सवाल भी है इस टॉपिक पे। वाटर में वो ज्यादा घुल सकता है जिस कंपाउंड के पास टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, मतलब जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वो वाटर में डिसॉल्व ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। मतलब हम लोग वाटर के बारे में इस तरह से कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एक बार रिपीट कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा बॉन्डिंग है जो तब बनता है जब हाइड्रोजन बॉन्डेड हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। मतलब जब भी हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। आपको बता दें इस साल जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें एक टॉपिक पूछा था कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्लोरीन नहीं बनाता है, क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन एटॉमिक साइज का डिफरेंस है। वैसे ये पी ब्लॉक का सवाल है इनऑर्गेनिक का, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है लेकिन क्लोरीन नहीं। ये आपको इस साल 2020 का जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज स्मॉल है 2 ऑर्बिट होने की वजह से, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज बिगर है 3 ऑर्बिट होने की वजह से, और इसी वजह से क्लोरीन नहीं बनाता है। तो अब हम लोग जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इस तरह से कर सकते हैं, आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व, फिर दूसरा कह सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे सॉल्यूट जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी होगा वो वाटर में उतना ज्यादा घुलेगा। मतलब तीसरा पॉइंट इस तरह से याद रखेंगे, मोर द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, more will be tendency to dissolve in water. More the tendency to form hydrogen bonding, more will be tendency to dissolve in water. जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 3 एग्जाम्पल है, CH3OH, दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2OH OH, और तीसरा एग्जाम्पल CHOH OH OH। अब इस 3 में सबसे ज्यादा कौन घुलेगा वाटर में? यदि मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि वाटर में इस तीनों में सबसे ज्यादा कौन घुलता है, तो सबसे ज्यादा ये घुलेगा क्योंकि इसके पास 3 OH बॉन्डिंग है, और OH बॉन्डिंग यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि मोर द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर विल बी टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का उतना ज्यादा वाटर में घुलेगा। यानी कि ये तीसरा कंपाउंड सबसे ज्यादा वाटर में घुलेगा, उसके बाद ये दूसरा और सबसे कम पहला। मतलब जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा वो 3, 2 एंड 1। 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी इन वाटर को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना ज्यादा कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेवलप होगा उतना ज्यादा वो वाटर में घुलेगा। और इस तरह से वाटर का जो सॉल्युबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा घुलेगा, कौन सबसे कम घुलेगा। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोग का सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, अलग अलग शब्द पढ़ेंगे। अगला टॉपिक शुरुआत होता है सॉलिबिलिटी से रिलेटेड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहां आपको जो पहला सॉलिड लिखा हुआ है वो सॉल्यूट को बता रहा है, ये सॉल्वेंट को बता रहा है। मतलब हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में। जैसे कि आप चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये इसी का एग्जांपल हुआ। इसमें 2 शब्द हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व होता है लिक्विड सॉल्वेंट में, यानी कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। दूसरा शब्द है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल सा वर्ड आप गौर से सुनिए, क्रिस्टल का बनना। तो क्रिस्टल क्या होता है? सॉलिड, निश्चित तौर पे सॉलिड, मतलब कि जब सॉल्यूशन में से सॉलिड सॉल्यूट अलग हो तो उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का आप एग्जांपल सिंपल कर सकते हैं, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि चाशनी बनाने के बाद जब आप छोड़ देते हैं चीनी को तो चीनी ऊपर इकट्ठा होता है। ये जो चीनी ऊपर इकट्ठा हुआ यही हुआ क्रिस्टलाइजेशन। और जब आप चीनी को डिसॉल्व करते हैं तो होता है डिसोल्यूशन।
तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, और जब आप जानते हैं कि अपोजिट प्रोसेस हो तो रिवर्सिबल बोलते हैं। मतलब जब दो प्रोसेस एक दूसरे का अपोजिट होता है तो ओवरऑल प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं। जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो इक्विलिब्रियम आता है, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो ली चार्टेड प्रिंसिपल आता है। याद होगा ये टॉपिक हम लोग 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे। एक बार फिर से सुन लीजिए। सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में घुलना डिसोल्यूशन, और वापस आना क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि शब्द आपने गौर से सुना होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है, तो अपोजिट प्रोसेस यानी कि रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल यदि है तो इक्विलिब्रियम आएगा। अब इक्विलिब्रियम के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पे दो अपोजिट प्रोसेस का रेट इक्वल हो जाता है। मतलब जिस रेट से सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग यहां बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट की, तो हम लोग जो अपना टॉपिक है वो इसी और फोकस रखेंगे, दूसरी तरफ मोड़ेंगे नहीं। तो सॉलिड सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में घुलना डिसोल्यूशन, इसका अपोजिट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, और इसमें आएगा इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ली चार्टेड प्रिंसिपल आएगा। अब सवाल उठता है कि हम लोग को यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, तो सबसे पहले प्रेशर का प्रभाव सुन लीजिए। प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड और लिक्विड आपको इनकंप्रेसिबल होता है। मतलब इनकंप्रेसिबल होने की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब आप एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें यदि चीनी डाल दीजिए और उसको ऊपर से कितना भी प्रेशर लगाइए, चीनी नहीं घुलेगा, क्योंकि दोनों इनकंप्रेसिबल हैं। प्रेशर का प्रभाव पड़ेगा नहीं। आप ऐसा करके देख सकते हैं। आप आराम ये इस तरह से इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें शब्द आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बारे में कह सकते हैं कि व्हेन सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अगला, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि इसके बारे में कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, क्योंकि आपको सॉल्यूट घुल रहा है, सॉल्यूट बढ़ रहा है। दूसरा शब्द है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में कह सकते हैं कि व्हेन सॉलिड सॉल्यूट collide with each other and separate from solution, then it is called crystallization. इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा क्योंकि आपका जो सॉलिड सॉल्यूट है वो बाहर आ रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो इस तरह से ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हुआ। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। व्हेन सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। कंसंट्रेशन इसमें बढ़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन में व्हेन सॉलिड सॉल्यूट कोलाइड विद ईच अदर एंड सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कंसंट्रेशन घटेगा। इसको हम लोग इस तरह से सिंबल दे करके भी डिनोट कर सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूट जो हो सॉलिड स्टेट में प्लस सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में, ये आपको डिसोल्यूशन हुआ। क्रिस्टलाइजेशन इस तरह से इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वापस बदल रहा है। इसमें आपको कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दूसरे वाले में कंसंट्रेशन घटेगा। दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब इन दोनों को हम लोग एक साथ ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, यहां पे सिंबल देखिए दोनों तरफ हाफ एरो जो बताता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जैसे ही आप दोनों तरफ हाफ एरो देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। सॉल्यूशन, अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन प्रोसेस का रेट और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का रेट इक्वल होगा दोनों का। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो उस समय जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन बदलेगा नहीं उसके बाद। जैसे ही आपका मतलब आपको इक्विलिब्रियम अचीव होगा कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब हम लोग इस तरह से कहेंगे। दूसरा, एक तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे, दूसरा याद रखेंगे कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पे प्रेशर का प्रभाव कह सकते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रेशर का। तो अगला जो पॉइंट इसमें हम लोग को याद रखना है वो इस टॉपिक में कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर में there is no effect of pressure on solubility of solute. There is no effect of pressure on solubility of solid in liquid solution. टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि इक्विलिब्रियम का केस है तो उसको टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए हम लोग ली चार्टिल प्रिंसिपल की मदद लेंगे, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम we apply ली चार्टेडियल्स प्रिंसिपल। ली चार्टेडियल प्रिंसिपल की मदद लेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जानने के लिए कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम लोग ली चार्टेडियल प्रिंसिपल की मदद लेते हैं। अब ली चार्टेडियल प्रिंसिपल क्या कहता है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ली चार्टेडियल प्रिंसिपल का कि जैसे ही आप जो भी मतलब फैक्टर को बदलते हैं उस फैक्टर के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रोसेस खुद को शिफ्ट करता है। मतलब यदि आप जो भी जो फैक्टर है उसको यदि आप बदलते हैं तो उस फैक्टर के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्रोसेस खुद को शिफ्ट करता है। मतलब यदि आप टेम्परेचर बदल रहे हैं या फिर प्रेशर बदल रहे हैं, आप कोई भी कंसंट्रेशन बदल रहे हैं, जैसे सिंपल सा कंसंट्रेशन का एग्जांपल से समझिए, फिर हम लोग टेम्परेचर पे आएंगे। कंसंट्रेशन जैसे आप रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं तो प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है। यदि आप प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करते हैं, तो प्रोसेस शिफ्ट होता है रिएक्टेंट की तरफ, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा बनाएगा, मतलब अपोजिट चलता है। मतलब यूँ समझ लीजिए, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे सराउंडिंग का जब टेम्परेचर कम होता है तो हम लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं, मतलब अपोजिट चलते हैं। मतलब ठंड पड़ती है तो गर्म कपड़ा, गर्म पड़ती है तो ठंडा कपड़ा यानी कि कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपोजिट चलते हैं। प्रोसेस जैसे चल रहा है उसका रिवर्स। तो ली चार्टेडियल प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे। ली चार्टेडियल प्रिंसिपल का यहाँ थोड़ा सा एप्लीकेशन है, उसको जानेंगे, फिर आएंगे आगे के टॉपिक पे। टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग दो केस में देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर रिलेटेड है हीट से, और हीट के हिसाब से जो रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो हम लोग सबसे पहले
एंडोथर्मिक के बारे में देखते हैं। एंडोथर्मिक में आपको जो है वो हीट जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब होगा रिएक्टेंट और के साथ, यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है जो सॉल्यूशन बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग एंडोथर्मिक का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले हम लोग एंडोथर्मिक का केस देखते हैं। एंडोथर्मिक में आपको हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन बनाने के लिए। क्योंकि ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं आपको रिवर्सिबल, इसीलिए इसमें टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इस तरफ सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी सॉल्युबिलिटी। मतलब इस केस में टेम्परेचर बढ़ने पे आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। मतलब इस तरह से कहेंगे ये यहाँ पे कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी होगा वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम लोग उल्टा भी याद रखेंगे। उल्टा कहने का मतलब कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि वैसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे यदि सॉल्युबिलिटी आपको बढ़ रहा है तो वो एंडोथर्मिक का केस है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी यदि इंक्रीज हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक है। जैसे कि आप वाटर में शुगर डिजॉल्व करते हैं, चाहे वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व कीजिए, चाहे ग्लूकोज, ये सभी एंडोथर्मिक का केस है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं एंडोथर्मिक का केस है? तो आप देखते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर में शुगर यानी कि चीनी ज़्यादा घुलता है, या नमक ज़्यादा घुलता है, या फिर ग्लूकोज ज़्यादा घुलता है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ता चला जाता है। अब हम लोग एक्सोथर्मिक में जो होगा वो इसका रिवर्स केस हो जाएगा, यानी कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज्ड होता है, हीट रिलीज्ड होगा सॉल्यूशन के साथ, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट। तो इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रोसेस जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ही तरफ रहेगा, यानी इस केस में सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब इसको हम लोग लैंग्वेज में ऐसे कर सकते हैं कि हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी, यानी कि इसको लैंग्वेज में लिखने का तरीका ऐसे रहेगा, हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी घटता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो प्रोसेस मतलब कर सकते हैं कि एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक का। गैस का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी घटता है। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का केस हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले केस की तरफ। अगला केस है गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग हेनरी लॉ देखेंगे। यहाँ गैस वर्ड सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल हो रहा है और लिक्विड जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो अगला जो केस है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड वो है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ जो गैस है वो हमारा सॉल्यूट है और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, यानी कि इस केस में कह सकते हैं कि सॉल्यूट हमारा गैसेस स्टेट में रहेगा और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सॉल्यूट गैसेस स्टेट में, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में गिव्स सॉल्यूशन जो हमारा
लिक्विड स्टेट में होगा। अब इस केस में आपको सबसे पहले यदि इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में को जो रेशियो होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गैसेस स्टेट डिवाइडेड बाय amount of solute in solution in gaseous state in solution, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। फिर से सुन लीजिए कि यदि इस केस में इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो इक्विलिब्रियम के समय में आपको जो अमाउंट है सॉल्यूट का, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गैसेस स्टेट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ का जो आपको केस है वो दो केसेस है, एक है सॉल्युबिलिटी और अप्लाइड प्रेशर के बीच में रिलेशन, और दूसरा जो केस है वो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हेनरी लॉ, हेनरी लॉ जो सॉल्युबिलिटी एंड अप्लाइड प्रेशर के बीच में रिलेशन। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आप बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो यदि इंक्रीज करते हैं तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो गैस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होगा इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड, सॉल्यूशन या लिक्विड के ऊपर जो है, मतलब गैस का खुद का प्रेशर नहीं। जब भी हम लोग गैस बोलते हैं तो उससे दो मतलब गैस के केस में गैस का खुद का भी प्रेशर हो रहा है या फिर आप बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां जो हम कहा जा रहा है वो अप्लाइड प्रेशर, यानी कि बाहर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। मतलब इस स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। तो मान लीजिए कि यदि एट P1 प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी जो होगा S1 एंड एट P2 प्रेशर सॉल्युबिलिटी S2। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि S1 प्रोपोर्शनल टू P1, S2 प्रोपोर्शनल टू P2। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे K इंटू P1 S2 K इंटू P2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो S1 बाई S2 इक्वल टू P1 बाई P2, यानी कि रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी इक्वल टू रेशियो ऑफ अप्लाइड प्रेशर। मतलब जो सॉल्युबिलिटी का रेशियो है वो अप्लाइड प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हेनरी लॉ का जो अभी हम लोग केस देखे, ये एक्चुअली में हेनरी लॉ का रिलेशन है सॉल्युबिलिटी को लेकर के, मतलब कि सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बताया। मेन जो हेनरी लॉ है वो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को रिलेट करता है। मतलब अब रिलेशन विथ मोल फ्रैक्शन जो है वो हेनरी लॉ का मेन स्टेटमेंट है। तो हेनरी लॉ का जो दूसरा केस है, वैसे इस रिलेशन से एनसीईआरटी में आपको एक सवाल मिलेगा, एनसीईआरटी में एक सवाल दिया हुआ है। जो दूसरा केस है वो है हम लोग का हेनरी लॉ से कि जो सॉल्युबिलिटी टर्म है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे मोल फ्रैक्शन से। तो इस तरह से कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी टर्म इज रिप्लेस्ड बाय मोल फ्रैक्शन। जो सॉल्युबिलिटी टर्म है उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से स्टेटमेंट दिया गया। मतलब पिछला जो स्टेटमेंट था जहां पे सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ था उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेट करेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो पार्शियल प्रेशर
जो गैस का है ओवर द सॉल्यूशन। इस बार जो यहाँ जो समझने वाली बात है कि पिछला केस में हम लोग जो प्रेशर देखे थे वो अप्लाइड प्रेशर था, लेकिन इस बार जो ये प्रेशर है वो गैस का खुद का प्रेशर है, मतलब जो गैस उस सॉल्यूशन में जो है उसका प्रेशर। देखिए दोनों में अंतर है, मतलब इससे पहला जो आप देखे वो सॉल्युबिलिटी का आपको जो केस था उसमें अप्लाइड प्रेशर, मतलब बाहर से जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बार जो है वो मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन में है, पूरे सॉल्यूशन में जो आपका गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स करके कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर मेजर होगा वो तो वेपर फेज में ही, वेपर स्टेट में ही, तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हुआ हेनरी लॉ। अब इसमें हम लोग को दो बातें याद रखना है, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, दूसरी बात जो है वो आपका जो नेचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, यानी कि फॉर ए पार्टिकुलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब आप ऐसा नहीं कि अलग अलग सॉल्यूट अलग अलग सॉल्वेंट लेकर के रिलेशन लाएंगे तो फिर वो रिलेशन बदलेगा, होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ही। नेवर कंफ्यूज, ये नहीं कि आप यदि गैस बदल देते हैं चाहे सॉल्वेंट बदल देते हैं तो बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। रिलेशन यही रहेगा लेकिन फैक्टर्स बदलेंगे। इसके बाद यहां प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लाते हैं KH। ये KH को कहा जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे जो KH आया इस KH को कहते हैं हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब KH का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा आपको टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। मतलब द वैल्यू ऑफ KH के बारे में आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब आप टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, प्रेशर क्या रख रहे हैं। तो KH के बारे में जो एनालिसिस है वो ये कि वैल्यू ऑफ KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ सिस्टम। यानी कि अगला पॉइंट जो आपको इसमें याद रख रहा है वो इस तरह से कि द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे कि किस तरह का आप सॉल्यूट सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग KH से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि KH का जो रिलेशन है वो सॉल्युबिलिटी के हम लोग अगेन मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस कर देंगे सॉल्युबिलिटी से। तो जैसा कि इस इक्वेशन में यहां जो ये मोल फ्रैक्शन है इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस है इसकी जगह पे हम लोग आपको सॉल्युबिलिटी रख देंगे। इसको इस तरफ भेजिए, तो इसीलिए KH इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। अब यदि हम लोग प्रेशर ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दें
तो KH और सॉलिबिलिटी में इनवर्सली का रिलेशन आएगा, यानी कि यहां पे यदि हम प्रेशर ऑफ गैस को कांस्टेंट करते हैं तो इसीलिए KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, यानी कि हायर द KH, यहां से कह सकते हैं कि सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हायर द KH lower will be solubility, यानी कि KH का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा सॉलिबिलिटी आपका घटता चला जाएगा। हेनरी लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यानी कि ग्राफ कैसे डेवलप किया गया। तो ग्राफ में जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ देखने से पहले एक बार ये फिर से सुन लीजिए। The value of KH depend on nature of solute and solvent, temperature and pressure. मोल फ्रैक्शन इज, यदि हम रिप्लेस कर दे सॉलिबिलिटी से तो सॉलिबिलिटी इस तरफ आया, यदि प्रेशर ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दें तो KH और सॉलिबिलिटी में इनवर्सली का रिलेशन है, यानी कि हायर द KH लोअर विल बी सॉलिबिलिटी, मतलब KH आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी घटता चला जाएगा। इसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये जो यहां स्लोप बन रहा है यानी कि tan थीटा वो KH होगा। KH मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो KH का वैल्यू है वो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा क्योंकि वो स्लोप के बराबर है। आप इसको y इक्वल टू mx से सोच सकते हैं, y इक्वल टू mx, जहां y जो है वो y एक्सिस पे मतलब px, m हमारा स्लोप हुआ और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। जो अंतिम पॉइंट है वो इसका टेम्परेचर रिलेशन, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिबिलिटी जो होता है, ये आपको गैस का डिसोल्यूशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि आप जब गैस को डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होता है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिबिलिटी घटेगा, यानी कि हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज exothermic, so higher the temperature lower will be solubility, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिबिलिटी घटेगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सॉल्यूट हमारा गैसेस स्टेट में है, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें हीट सॉल्यूशन के साथ रिलीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रोसेस इस तरफ रहेगा, इस तरफ जाएगा नहीं क्योंकि उस तरफ तो हीट इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जो है इसमें आपको अगला जो मतलब एनालिसिस है वो ये कि बेहतर एक्वेटिक लाइफ कोल्ड वाटर में पॉसिबल है कि हॉट वाटर में। तो निश्चित तौर पे कोल्ड वाटर में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिबिलिटी जो है गैस का वो घट रहा है, ऑक्सीजन का लेवल घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा।
यानी कि बेहतर एक्वेटिक लाइफ ठंडे पानी में संभव है, ना कि गर्म पानी में। आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत सारे ठंडे जगह, यूरोप वगैरह, चाहे फिर जहाँ भी टेम्परेचर कम हो, वहाँ बेहतर और सुंदर एक्वेटिक लाइफ पाया जाता है। मतलब बेहतर से बेहतर वहाँ मछली पाए जाते हैं, बहुत तरह के एक्वेटिक लाइफ सही पाए जाते हैं। इसके पीछे ये रिलेशन है, मतलब बेटर एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल इन कोल्ड वाटर इन कंपेयर टू वार्म वाटर। तो ये आपको एक इसमें और केस है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में 3 केसेस है, बेंड्स, एनॉक्सिया और कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक का केस। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक से समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में आपको CO2 डिजॉल्व होता है हाई टेम्परेचर पे, मतलब ज़्यादा प्रेशर पे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक का कैप हटाते हैं, उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, जो कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल होता है। अब सवाल उठता है क्यों इस्तेमाल होता है? तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए। सिंपल आप समझिए इसको अभी ऐसे कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए। कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं जब CO2 सिर्फ प्रेजेंट हो वाटर में। तो जब कैप बंद रहता है तो ज़्यादा प्रेशर यानी कि ज़्यादा CO2 घुला हुआ है। जैसे ही हम लोग कैप ओपन करते हैं, प्रेशर कम हुआ और प्रेशर कम होने के साथ जो घुला हुआ गैस रिलीज होना शुरू होता है। मतलब ये तो हेनरी लॉ का पहला ही स्टेटमेंट था कि अप्लाइड प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें पहला केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में आपको CO2 जो घुला हुआ है वो हाई प्रेशर पे, जो हेनरी लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद है केस ऑफ बेंड्स, ये स्कूबा डाइवर के साथ होता है। अब ये स्कूबा डाइवर के साथ कैसे होता है तो समझिए। स्कूबा डाइवर जैसे जैसे पानी में नीचे की ओर जाएगा, निश्चित तौर पे प्रेशर जो होगा गैस वाटर का वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर जैसे जैसे स्कूबा डाइवर पानी में नीचे की ओर जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने पे गैस का जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो भी बढ़ेगा। अगेन जब स्कूबा डाइवर सरफेस की तरफ आता है तो होता क्या है कि जो प्रेशर है वो घटना शुरू होता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ है वो भी आपको धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होता है, या जो भी गैस घुला हुआ है ब्लड में वो रिलीज होना शुरू होता है। तो जैसे रिलीज होना शुरू होगा बबल्स बनाएगा। जैसा कि आप देखते होंगे कि पानी में यदि पानी से गैस रिलीज होता है या फिर किसी भी लिक्विड से, तो बबल का फॉर्मेशन करता है। ये बबल्स क्या करता है? कैपिलरी को ब्लॉक करता है। और यही कैपिलरी जब ब्लॉक होता है, अब कैपिलरी क्या होता है? तो वेन और आर्टरी को कनेक्ट करता है। ब्लड के सर्कुलेशन को जारी रखने के लिए कैपिलरी जो है वो का सही रहना बेहद जरूरी है। कैपिलरी एक तरह से मतलब लिंक करता है, वेन और आर्टरी को जोड़ता है। अब जैसे ही कैपिलरी ब्लॉक होगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा और इसी मेडिकल कंडीशन को बेंड्स बोलते हैं। इससे बचने के लिए स्कूबा डाइवर हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर के जाता है, जिसमें जो है वो आपको हीलियम गैस का जो सिलेंडर लेकर के जाता है। तो इसमें प्रेशर इंक्रीज करने पे, एक बार फिर से सुन लीजिए स्कूबा डाइवर का ये फिर से केस। जैसे जैसे स्कूबा डाइवर नीचे की ओर जाता है प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीज किया तो ब्लड में आपको गैस ज़्यादा घुलेगा। ब्लड में ज़्यादा जब घुलेगा तो वापस जब स्कूबा डाइवर फिर से लौटता है, प्रेशर घटता चला जाता है, प्रेशर घटता है, जिससे जो ब्लड में जो गैस घुला हुआ है वो आपको रिलीज होना शुरू होता है। और ये गैस जो रिलीज होता है वो बबल्स के फॉर्मेशन में, जो कैपिलरी को ब्लॉक करता है, और इसी मेडिकल कंडीशन को बेंड्स बोलते हैं। इससे बचने के लिए स्कूबा डाइवर जो है अपने साथ 3 गैस को लेकर के जाता है, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जिसमें 11.7% हीलियम रहता है,
फिर आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरह से 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन रहता है। देखिए अब ये 3 अलग अलग गैसेस, मतलब स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं रहता है, जैसा कि हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं। 3 अलग अलग गैस का कंपोजिशन, 3 अलग अलग गैस एक दूसरे से रिएक्टिव नहीं है, और ये 3 अलग अलग गैस का जो प्रेशर होगा वो भी अलग अलग होगा। ये प्रेशर ऑफ हीलियम, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस करेगा हमारे ब्लड को, ताकि बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो सके। तीसरा जो केस है वो है केस ऑफ एनॉक्सिया। अब ये एनॉक्सिया क्या होता है, तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे यानी कि हिल क्लाइंबर जैसे ऐसे ऊंचे जगह पे जाता है, प्रेशर आपको घटता चला जाता है, मतलब एयर का जो दबाव है वो कम होता चला जाता है। एयर का दबाव कम होने से ब्लड में आपको एयर का लेवल भी कम होगा। जब ब्लड में एयर का लेवल कम होगा तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम होगा। अब इससे ब्रेन में ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा, तो निश्चित तौर पे ये प्रभाव पड़ेगा कि जो पर्सन जो है कोई भी चीज़ को सही तरह से ना तो समझ पाएगा, वीकनेस आएगा, ये अलग अलग सिम्टम्स उसमें पाया जाएगा। अनएबल टू थिंक क्लियरली, वीकनेस, और इसी मेडिकल कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हिल क्लाइंबर जैसे से पहाड़ पे ऊंचाई की ओर जाएगा, प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो घटता चला जाएगा। प्रेशर ऑक्सीजन के घटने से आपको ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जिससे पर्सन अनएबल टू थिंक क्लियरली एंड फील वीकनेस, एंड दिस इज कॉल्ड एनॉक्सिया।